नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। और मैं हूं निखिल सिंह। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। और आज बात होगी पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की बहस के बीच संसद में राजनीति भी पूरे उफान पर रही है। विधेयक से ज्यादा बयानों, आरोपों और जवाबी हमलों पर सदन का माहौल गर्मा दिया। तो आपको सीधे लिए चलेंगे लोकसभा लाइव। निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है, उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब ये भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी है 21 जुलाई की।
21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान है 7 LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना मालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहाँ पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 टाइम्स द पेपर लीक हैपेंड व्हिच अफेक्टेड 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks
affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहाँ से आया, या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए, और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट, एंड यू हैड मेड young children prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने, और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो BSc भी उन्हीं सब मजमून में करेगा, MSc भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, PhD भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी he becomes prisoner of the subjects. Here we have entry exit. अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता, तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। There is a democratization of higher education across the country. और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, MBBS सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को CBI को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया, और 12 तारीख को ही CBI दिया, और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला
5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में एंड इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज आल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण लोकसभा से, जहां पर सीधा आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलेंगे लाइव। विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आर
आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधा कृष्णन, EB बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, DM कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देख रहे थे सीधा प्रसारण लोकसभा से, जहां पर एंटी पेपर लीक विधेयक आपने देखा कि उसको लोकसभा से पास कर दिया गया ध्वनिमत से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पेपर लीक पर संसद में घमासान आखिर क्यों। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर लीक पर संसद में आखिर हंगामा क्यों है बरपा। और जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो आखिर विधेयक पर चर्चा क्यों उसको आंदोलन तक सीमित रखा गया और विधेयक के तमाम जो पार्ट्स थे उन पर बात ढंग से क्यों नहीं हुई। तो पेपर लीक विधेयक पर विराम, आरोपों पर संग्राम, आखिर क्यों। लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर आज भी चर्चा का सिलसिला जारी रहा। लगातार दूसरे दिन देर रात तक चली बहस में कानून के प्रावधानों से अधिक राजनीति के स्वर गूंजते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो विधेयक पर ठोस सुझाव देने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे को संसद के केंद्र में लाना चाहता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विधेयक की धाराओं पर विस्तार से बोलने के बजाय छात्र आंदोलन और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी के उस बयान पर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने की बात कही। सत्ता पक्ष ने इसे निराधार, भ्रामक और केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष से अपने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की और अपने इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि इस तरह से कोई भी फायरिंग नहीं हुई और उस पर जानबूझ करके भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है और नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा वो सत्य नहीं है। प्रियंका गांधी ने पेपर लीक रोकने के लिए देश के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए IIT मद्रास के निदेशक C कामकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ कहा, जिसे लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार को भारतीय परंपरा, ज्ञान और देश के वैज्ञानिक विमर्श का सम्मान करना कभी नहीं आया और एक बार प्रियंका गांधी ने फिर से यही दर्शाया है। समाजवादी पार्टी के बयानों के जवाब में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के पुराने दौर की याद दिलाते हुए कहा कि सपा शासनकाल में पेपर लीक और नकल की घटनाएं आम हो गई थी और कल्याण सिंह का नकल विरोधी अध्यादेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ही समाप्त किया था। सत्ता पक्ष का आरोप रहा कि पूरे विपक्ष ने विधेयक के कानूनी प्रावधानों, दंड व्यवस्था और सुधारात्मक उपायों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय छात्र आंदोलन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को ही बहस का मुख्य विषय बनाए रखा। सरकार का कहना है कि विधेयक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा और कठोर दंड व्यवस्था के माध्यम से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जबकि विपक्ष इसकी मंशा और प्रभावशीलता पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में संसद की बहस ने एक बार फिर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि चर्चा का केंद्र छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कानून बनेगा या फिर राजनीतिक टकराव ही विधेयक की मूल भावना पर भारी पड़ता दिखाई देगा। और विधेयक ध्वनिमत से पारित किया जा चुका है लोकसभा में। और इस पूरी बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नई कमेटी के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाए। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। तो मद्रास आईआईटी के निदेशक के कामकोटी के बारे में प्रियंका गांधी का यह बयान था और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि देश के बड़े वैज्ञानिकों का कांग्रेस अपमान करना ही जानती है। बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया। सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में वीर परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। और भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव की इस बात का जवाब कैसे दिया, ये भी सुनिए। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे,
उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे, अखिलेश जी ने कहा, तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ ऋषभ तिवारी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और शैलेंद्र मिश्रा, हमारे माफ कीजिएगा, हमारे साथ मैं कुमार आलोक को देख पा रहा हूँ। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार आलोक के पास सबसे पहले आएंगे। कुमार आलोक, ये बिल पास हो गया है, राजनीति अब भी जारी होगी, किस तरह के की जानकारी आप हमको संसद भवन से वहां से और विशेष जानकारी आप देंगे? बहस हुआ और 11 बजे रात तक जो बहस हुआ इस बिल पे, उसके बाद जब सवेरे सत्र की शुरुआत से पहले जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने कहा कि जिस तरीके से बहस में अपोजिशन पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया, तो जिस विषय पर उन्हें बात करनी चाहिए थी उस विषय पर बात न करके वो दूसरी विषयों को, जो पॉलिटिकल जो मामले होते हैं, पॉलिटिकल जो माइलेज जिससे मिलता है, उस पर उन्होंने बहस की। तो हम चाहेंगे कि आज अगर राहुल गांधी जब बोलेंगे संसद में तो एकदम टू द पॉइंट बोलेंगे और बिल के संबंध में ही उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है, इसके बारे में बोलेंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने भाषण को स्टार्ट किया तो लगातार उनके 1 घंटे तक वो हंगामा होता रहा विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से, क्योंकि जिस तरीके के वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो 2-3 वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको बार बार किरण रिजिजू कहते रहे संसद में कि इन वर्ड्स को आप वापस लीजिए। और फिर बाद में राजनाथ सिंह उठे, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि इसको एक्सपंज किया जाए इस वर्ड को। लेकिन उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो फिर उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया गृह मंत्री को लेकर के, उसके बाद पूरा जो सत्ता पक्ष था उबल पड़ा। और एक जैसे किसी मिनिस्टर पे अगर आप आरोप लगाते हैं हाउस में, तो पहले आपको एविडेंस देना होता है स्पीकर को जाकर के। एविडेंस जब स्पीकर को आप देते हैं तो फिर जिस पे आरोप लगता है मिनिस्टर पे, तो मिनिस्टर को मौका दिया जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बिना सबूत के, बिना कोई एविडेंस के उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसके बाद से पूरा सत्ता पक्ष हावी रहा। दूसरा चीज़ जो कुछ नेताओं ने जो बाहर संसद के बाहर जब निकले तो उन्होंने जो सत्ता पक्ष के जो कुछ नेता थे उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की, चाहे वो ललन सिंह हो, जेडीयू के हो, संबित पात्रा हो। तो इसको लेकर के पूरा एक रक्स हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और आपने देखा कि जब मिनिस्टर रिप्लाई करने के लिए आए तब भी हंगामा करते रहे विपक्ष के लोग, और अंततः वॉइस वोट से इस बिल को पास कर दिया गया। तो आप जिस तरीके से आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके का बयान कर दिया था, जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, जो नंदन नीलकनी जो सह संस्थापक है इन्फोसिस के, उनके नेतृत्व में, और उसके मेंबर है कामकोटी जी, जो आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और आप भी सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक 2025 में एक कार्यक्रम में उन्होंने गौमूत्र के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में जिक्र किया था। उसको लेकर के उस समय भी विवाद हुआ था। लेकिन आप देखें कि उनके पूरे जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आप अगर देखेंगे, मैं पढ़ रहा था उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को, तो आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो कौन सी ऐसी डिग्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री, MS की डिग्री, वो विजिटिंग प्रोफेसर है IIT में, और IIT से ही IIT मद्रास के वो प्रोडक्ट है। और इसके अलावा उनके अवार्ड्स को आप देखेंगे, चाहे पद्मश्री हो, चाहे साइंटिफिक अवार्ड्स भरमार है। तो उन चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने एक सतही टिप्पणी किया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब वो ये टिप्पणी उन्होंने किया था तो वो मुस्कुरा भी रही थी। यानी जो विषय की गंभीरता है, जिस तरीके से नीट के मामले में सरकार ने तुरंत इस बिल को जो 2024 का बिल था उसको मॉडिफाइड किया और संसद में उसको बहस के लिए लाई। और उसके बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्ड प्रियंका गांधी जैसी नेता है, बड़ी नेता है, पहली बार MP हुई हैं, तो वो दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हैं इस बिल को लेकर के, इस बिल को लेकर कितना बच्चों के भविष्य है, बच्चों के भविष्य को लेकर आप कितने चिंतित हैं। तो ये आपने देखा होगा जब प्रियंका गांधी कल लोकसभा में अपना वक्तव्य दे रही थी। जी, निश्चित तौर पर इस पूरी खबर को अगर विश्लेषण करने के लिए कहा जाए विनोद मिश्रा जी,
तो ये भी समझना चाहेंगे कि भाई बार बार ये सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि ठोस सुझाव दें, इसमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे विपक्ष, ताकि कम से कम, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बिल में नहीं है कुछ, इसमें बहुत सारे सुधार की संभावना है, ये 2024 में आया था तो फिर 2026 में क्यों लाया जा रहा है, इसमें उसके तहत क्यों नहीं कार्रवाइयाँ की गई थी, इस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे थे। लेकिन पूरे दौरान आपने देखा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों, पूरे टाइम तक या ये कहूँ कि अधिकांश समय तक जो भी उनके भाषण रहे वो आंदोलन और छात्रों पर जो अत्याचार या जो हिंसा हुई उसकी बात वो करते रहे और उसी तक केंद्रित रखा। इसको किस तरह से देखते हैं कि दरअसल बिल का जो विमर्श था, ये कहा जाए कि जो उसकी चर्चा थी वो पीछे छूट गई और राजनीति इस पर हावी रही, नुकसान किसका हुआ, छात्रों का या नेताओं का? निखिल, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के लगभग लाखों जो नीट के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं और उनके करोड़ों ऐसे माता पिता पेरेंट्स हैं, उनकी एक उम्मीद थी कि ये पेपर लीक आज का नहीं है, ये पेपर लीक का मामला पिछले 40-50 साल का है और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के करियर की बात जब होती है तो उसकी एक शंका पेपर लीक पे आके अटक जाती है। उस पेपर लीक के बारे में जब ये सरकार के इतने त्वरित फैसले थे और इतने ठोस कानून को लेके संसद में जिसकी चर्चा पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, क्या इसका जवाब विपक्ष के नेता और जो नेता इसमें शामिल हुए थे पिछले 15-18 घंटे की इस बहस में, क्या इसमें किसी का भी इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन को इतिहास भी याद रखेगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों या शिवसेना के उद्धव जी के नेता हों या दूसरे किसी भी गुट के नेता हों, क्या उनका इस बिल को लेके कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सुझाव है? तो इतिहास इसे भी याद रखेगा। आज जब ये बिल पास हो गया लोकसभा से तो आप कह सकते हैं कि उन लाखों माता पिताओं को भी एक संतोष होगा कि सरकार ने अपने पहल में एक शानदार पहल की है कि जो द एंड किया है इस तरह की बहस को पेपर लीक का, और इस कड़े कानून के बाद शायद ऐसा दोबारा इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं होगी। ये बात का एश्योरेंस जब आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद युवाओं से सीधे संवाद करके जब टास्क फोर्स की बात कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब सीधे कड़े कानून की बात करते हैं, तो वो लाखों लाख युवाओं की बात को संजीदगी से समझते हैं और एक इस बात को रखते हैं कि युवाओं के मन में क्या है। अब उसकी बात में आप देखिए सीरियसनेस, जब राहुल गांधी आज सदन में इसके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की एक बहुत बड़ी हैसियत है, संवैधानिक पद है उनका, एक बड़ी दायित्व भी है, इसमें सुझाव देने के बदले अगर वो इस बार आरोप लगाने को सीधे आ जाते हैं कि गोली जो है गृह मंत्री अमित शाह के कहने से चली, तो माफ़ कीजिएगा, इस देश की मीडिया ने, कुछ पालतू और कुछ लोग मीडिया जो होंगे वो इस बात को कह सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा कि कहीं गोली भी चली और कहीं गोली चलाने का आदेश था। लेकिन उन्होंने सीधे आरोप सीधे गृह मंत्री पे लगाया। इसका मतलब था कि उनको इस डिस्कोर्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना था। उन्होंने इडियट कहा और आप ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में वो सारे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहे थे जो सिर्फ एक बवाल और सिर्फ एक हंगामा का मकसद था। दूसरी बात, जब आप प्रियंका गांधी देखिए, वो भी एक सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन वायनाड के सांसद हैं। मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि एक वायनाड के सांसद हैं तो वो गौमूत्र को किस तरह से मजाक उड़ा रहे थे, भारत की ज्ञान परंपरा को मजाक उड़ा रहे थे। क्या इस देश में गाय पर और दूसरे पशुओं पर, वृक्षों पे, तनों पे कितने रिसर्च हुए हैं? आपके इंसुलिन से लेके और सारे जो फंगस जो अभी उस पर रिसर्च होके बैक्टीरिया का आपका कितना एंटीबायोटिक बैक्टीरियल फंगस पे आपका ये मेडिसिन सब रिसर्च हुआ है। क्या ये भारत की ज्ञान परंपरा नहीं रही है? क्या भारत की चरक परंपरा में इतने अनुभवी लोग ज्ञान परंपरा में नहीं रहे कि भारत को एक मजबूत एक आयुर्वेद का ज्ञान दिया है? आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं। आप कामाकोटी को मजाक उड़ा रहे हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि भारत के का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप का वो कभी हेड कर चुके हैं। भारत के ज्ञान परंपरा में अभी आप जब चिप्स की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत, इंडिजीनियस चिप्स की शुरुआत, माइक्रो प्रोसेस की शुरुआत कामाकोटी ने किया था। आप उनकी कंट्रीब्यूशन को, आप सांसद वायनाड से हैं तो आपको लगता है कि वो सूट करेगा गौमूत्र पे मजाक, तो पार्लियामेंट में आप गौमूत्र का मजाक कराते हैं। क्या गौमूत्र पे रिसर्च पूरी दुनिया में नहीं हो रही है?
राहुल गांधी जब एजुकेशन की बात करते हैं और आरएसएस की बात करते हैं तो वो भी कहीं मैसेज दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप यूथ की चिंता कर रहे हैं, आप इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा आप अपना सामने में रख रहे हैं, तो कहा जाएगा कि बॉस ये बेईमानी है और लोग आपको देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, संदीप त्रिपाठी जी आपको जवाब दे रहे हैं, जिनमें से आपने ये सुना एक सीधे तौर पर कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का मजाक इसलिए उड़ाया गया ताकि अपने वोटर्स को वो सीधे कन्वे कर सके, मैसेज कन्वे कर सके। एक तो ये जो बात विनोद जी ने कही, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे ही देंगे। मैं ये जो पूछना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष ने सरकार को एक्सपोज करते करते कहीं ना कहीं खुद को भी एक्सपोज कर लिया, जब वो कोई इस बिल पर, इस विधेयक पर कोई ठोस कानून, कोई इस पर अपना सार्थक सकारात्मक सुझाव देने के बजाय वो पूरे समय तक आंदोलन पर केंद्रित रहे। ठीक है, आंदोलन पर केंद्रित रहे, लेकिन अगर इस पर भी कुछ पॉजिटिव बोलते तो ये लगता कि भाई वो इसके लिए भी तैयारी करके आए हैं। लेकिन ऐसा लगा कि छात्रों के विमर्श से, छात्रों के भविष्य से विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना मुस्तकबिल, अपना जो भविष्य है वो संवारना चाहता है। संदीप जी, मुझे लगता है कि सवाल आपका हो गया होगा। रिक्वेस्ट है बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। अभी हमारे विनोद जी ने कहा कि एक पालतू मीडिया है। सर, एक फालतू मीडिया भी है जिसको सिर्फ मोदी की पिट्ठूगिरी करनी है। सर एक बताइए एक चीज, आप राम मंदिर में गोली किसने चलवाई थी? राम मंदिर आंदोलन पर? अरे विनोद जी आपसे सवाल है साहब, राम मंदिर पर आंदोलन पर गोली किसने चलवाई? चलिए आप फालतू हैं कि पालतू हैं अभी पता चल जाएगा। चलिए बताइए विनोद जी बताइए ना। अरे बताइए विनोद जी, इतिहास है, गौ रक्षा आंदोलन पे गोलियां किसने चलाई थी? सैकड़ों संत वहां मरे थे, वो गोलियां किसने चलाई थी? राम मंदिर आंदोलन में गोली चलाने वाले आपके इंडिया गठबंधन में सबसे प्रिय सखा है मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। आप गिनती गिनाओ, आप पत्रकारों से भिड़िए। अच्छा संदीप जी, आपने कहा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिर आप उनको उकसा करके बुलवा रहे हैं। ये भाई या तो पहले बोल देते कि सबके लिए ओपन है फ्लोर, जब मैं बोलूंगा तो सब बोलते रहिए। सर मैंने आपसे कहा और उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने उनको पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूँ। अभी आलतू मीडिया को कहा सर पालतू? आपको बताइए, आपको पालतू कहा जा रहा है? आपकी प्रियंका गांधी कह रही है फालतू मीडिया, मतलब क्या बात है? मतलब आप समझिए, प्रियंका गांधी और फ्लोर कह रही है फालतू मीडिया के लोग हैं। तो आप बताओ अपने कौन फालतू मीडिया ने ये कहा कि गोली चली है वहां पे? किस मीडिया में आपने ये खबर देखी कि वहां छात्रों के इस आंदोलन में गोली चली? बहुत अच्छा आंदोलन पर कहोगे कि इंदिरा जी ने गोली चलवाई और आज बाबूजी की बात आई तो रिश्तेदार मिल गए। बता रहे पार्लियामेंट के सामने गोली चली थी सर, पार्लियामेंट के सामने गोली चली थी। ये कहाँ चली? करपात्री जी के नेतृत्व में वो आंदोलन था, 100 से ज्यादा साधु संसद के सामने चली। ये देश ने देखा है। 1966 की बात मैं कर रहा हूँ, 1966 की बात कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा इस देश के साधु संत गौ रक्षा आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी दी। और आप ये क्या बात कर रहे हैं? फालतू मीडिया, फालतू मीडिया की बात हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पूछा है, छात्रों के साथ खड़े होइए, छात्रों को न्याय दीजिए। और दूसरा सवाल अभी बात आई, मुझे लगता है कि इस पे जवाब मिल गया होगा देश को। जो लोग कहते थे कि मुलायम ने गोली चलवाई, इंदिरा जी गोली चलवाई, आज अभी जितेंद्र जी जवाब देते हुए कह रहे हैं भाई वो तो आदेश मजिस्ट्रेट का होता है। अरे बाबू गोली चली कहाँ जो गोली चलाई? अरे कितने झूठ को आप लोग सच बताएंगे? अरे सुनिए, तो फिर आप ये गोली क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गोली कहाँ चली, कहाँ गोली की बात आई, ये बात पहले प्रूव करिए कि गोली कहाँ चली। चलिए हम इसको प्रूव कर देते हैं। कंपैरिजन करके किसी को ला देंगे मन में होगा विनोद जी की गोली चल जाए तो थोड़ा राजनीति बढ़े, मन में होगा। जवाब लीजिए सर। पायलट गन के लिए सीआरपीएफ के जिम्मेदार अधिकारी ने इस बात को कबूल किया। जो है AK-47 की बात बिहार में चली और बिहार विधानसभा के चली, वहां के अधिकारियों ने कबूल किया। मुकदमा ऑलरेडी प्रोसेस में है, जल्द ही मुकदमा लिख उठेगा। अभी विनोद जी को सबूत चाहिए पायलट गन पे। बिहार में AK-47 का अमित शाह यहाँ से आदेश दे रहे थे। अब सुनिए ना, पायलट गन का आदेश किसने दिया? लाठीमारी बच्चों को मारने के आदेश किसने दिया? जो पीछे डंडे लगाकर घुसेड़ा जा रहा था वो किसने आदेश दिया?
पायलट गन का आदेश गृह मंत्री देते हैं। ठीक है सर, चलिए अब दूसरे बात। ठीक है, गोली चलाने का आदेश देते हैं। ठीक है बिहार में गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री देते हैं, पायलट गन चलाने का आदेश गृह मंत्री देते हैं। और इसका देखिए, आपके जो नेता थे सदन में सर, वो कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए हैं, ना इसको साबित कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं सर। जो हमारा मूल प्रश्न था उसका जवाब तो दे दीजिए। हाँ, उसमें भी आ रहे हैं सर। अभी सर गौमूत्र की बात आई, प्रियंका जी ने कहा हमारे जितने बड़े आईआईटी के साइंटिस्ट, इतने बड़े प्रोफेसर, वो कह रहे हैं कि गौमूत्र जो है एंटीबॉडी के प्रभाव को बढ़ा देता है। साहब कौन से रिसर्च में है? अभी भारत का रिसर्च 2023 का रिसर्च भारत सरकार का, वो कह रहा है कि ताजे गौमूत्र में 14 वायरस होते हैं, 14 जो है बैक्टीरिया होते हैं। ये कौन कह रहा है? सर भारत सरकार की सर मैं चाहूंगा नहीं, मैं इसमें चाहूंगा आप मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए, संस्थान का नाम बता देता हूं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI का ये जो है शोध है, उस शोध में ये कहा जा रहा है। और किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाई हम कह रहे कि हम भी मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, आप उसको गाय माता मानते नहीं है। पूरे जो तीसरानंद जी पूरे उत्तर प्रदेश घूम डाले कि भाई इसको राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हम तो गंगा को नदी घोषित कर दिए। आपको उनसे प्रेम भी है और ये भी नहीं कर पाइएगा। और अगर उसको प्रभाव को बढ़ाना है, 12 साल से आपकी सरकार है, आपको एक ऐसा रिसर्च कराना चाहिए था। और विश्व और हम जैसे जो भी इस तरीके के सवाल खड़े करने वाले लोग, मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। और ये जो आपका एक संस्थान रिसर्च कह रहा है कि 14 बैक्टीरिया होते हैं, उसका मुंह बंद करना चाहिए। लेकिन गुल्लुल करिएगा धर्म के नाम पर, सारी चीजें धर्म के नाम पर ले जाइएगा और कुछ करना भी ना पड़े। और सवाल जब खड़े होंगे तो जवाब न देना पड़े तो उसको धर्म की तरफ मोड़िएगा। और सर अभी बात आ रही है भाषा की। ठीक है सर, भाषा की बात आई सर कह रहे हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं देते। साहब जरा एक चीज बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी बिल लेके आई, क्या ये मानसून सत्र शुरू होने के पहले लिस्टेड था क्या? 24 तारीख को तो आप खुद पास करते हो। आपको अभी मैं पूछ लूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता को इस बिल में है क्या, नहीं बता पाएंगे? मेरा चैलेंज है पूरी डिबेट में, इस जो है विधेयक में है क्या चर्चा करने लायक, लोगों को बताइए। मैं उसका जवाब और सुझाव देने के लिए तैयार हूँ। सच्चाई ये है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक पलीता लेकर आप 24 जुलाई को आते हैं, इसलिए कि आपकी कमियां छुप जाए। ठीक है सर, ठीक है। अब इनसे पूछे कि विधेयक में क्या है। अब सुन तो लीजिए सर। ठीक है सर, आपने अपनी बात, एक सवाल छोटा सा है कि विधेयक में क्या है, भाजपा के हमारे साथी बताएंगे। अभी बात सुन लीजिए सर। 10 घंटे तक बहस हुई, आप और आपके नेता, उस सबने सुना, देश ने सुना कि उस विधेयक में क्या है। अब आप सुन तो लीजिए, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, मैं ऑडियो आउट करा दूंगा, क्योंकि इस तरह से नहीं चलेगा सर ना। आप पूरे टाइम तक आप ही बोलते रहेंगे, इसको हाईजैक कर लेंगे। ऑडियो आउट कर दीजिए भाई, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो आउट कर देने का। ऑडियो आउट इसलिए करा रहा हूं सर क्योंकि ये नहीं चलेगा। मैं अपने प्रोड्यूसर से, नासिर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑडियो इनका आउट कर दें। मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ताकि ये लोग जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, वो समझें कि आपने जब इस डिबेट की शुरुआत की थी तो आपने एक राइडर लगाया था कि बीच में मत बोलिएगा। उसके बाद फिर आपने विनोद जी से कहा कि मैं सवाल पूछता हूं, जवाब दो। जब वो बीच में बोलना शुरू किया तो वो आपके उकसाने पे बोलना शुरू किया। उसके बाद जब कोई दूसरा बोलने लगता है तो ये नीति मत चलाइए संदीप जी कि आप बोल लीजिए, उसका जब दूसरा बोलने लगे तो आप उसके ऊपर बोलिए। कम से कम एंकर को सवाल पूछने के लिए आप स्पेस देंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज। दूसरी बात, अब आप चाहिए तो उनको ऑडियो खोल दीजिए क्योंकि ये सुनने को राजी नहीं थे। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो गौमूत्र की बात आपने कही, ये बहुत सारी चीजें जब बात होती है ज्ञान परंपरा की, भारतीय सभ्यता की, संस्कृति की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको लोग मानते हैं और लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस नहीं मानती है, आपने एक बार इसको फिर से साबित किया कि वो आप भी नहीं मानते हैं। तो ये आप और आपकी पार्टी जाने, मैं नहीं इस पे बीच में हूं। आपने भी इसको साबित किया कि गौमूत्र और भारतीय ज्ञान परंपरा आप नहीं मानते, मत मानिए, ये आपकी बात है। इसका जवाब ऋषभ तिवारी देंगे। लेकिन जो आपने बाकी बातें कही कि ये जो इसमें इतने वायरस होते हैं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि आप आंख मूंदते हैं, ईश्वर में विश्वास रखिए,
तो ठीक है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि आंख मूंदेंगे तो आपको ईश्वर फील होंगे। कुछ को फील होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। तो ये जो आपने कहा लिखा है, कोई बात नहीं है सर, ये आप अपनी बात है, आप उसको समझिए। आप अगर नहीं मानते हैं, आपकी नेता भी नहीं मानती है, आप भी नहीं मानते हैं, मत मानिए। लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो उसका भी जवाब आपने नहीं दिया कि शायद उसका जवाब आपके पास होगा नहीं, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी को तो एड्रेस वो शायद कर ही रही थी। ऋषभ तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई उस बिल में ऐसा क्या खास है जो उसको डिस्कस किया जाए, और यही वजह है कि पूरे 10 घंटे तक चली चर्चा में इनके नेताओं ने उस बिल पर बहस नहीं की। क्या जवाब देंगे सर? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो झूठ, फरेब और अनर्गल बातें टीवी पे पेश की गई है, एक एक करके मैं एक्सपोज करता हूं। पॉइंट 1, विधेयक में क्या है उससे पूछने से पहले 5 सेकंड का काउंटर जरा इस प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं और बहुत उत्तेजित जो है व्हाट्सएप से कहां से पढ़ के आए, उनसे पूछिए कि विधेयक से रिलेटेड मंत्री कौन बैठा था सदन में, पूछिए, फिर मैं सारा जवाब देता हूं। अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं इनको मैं। ये क्या सोच रहे थे, बकवास करके जाएंगे, यहाँ अनपढ़ लोग बैठा हुआ है। पूछिए विधेयक से रिलेटेड मंत्री कौन था सदन में, कौन मंत्री पेश कर रहा था और को रिलेटेड मंत्री कौन था, पूछिए। जवाब नहीं होगा मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, मुंह बंद करके बैठ गए। मोदी का कौन मंत्री था, पूछिए, फिर मैं आऊंगा। कौन मंत्री, विधेयक का कौन मंत्री था? तुम जैसे मूर्खों को चौथी पास रहा था, कोई पता होगा? देख लीजिए, ये सड़क छाप को क्यों बैठाता है डीडी न्यूज? तो क्या है, तू छाप को क्यों बैठाता है डीडी न्यूज? तू बैठा लेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जवाब दीजिए, ठीक है। अरे प्रवक्ता बन के पहले पार्टी बनाई नहीं है, नेता बन के बैठे हो। पहले जो जवाब पूछा हूं मैं वो पूछिए, कौन था विधेयक से रिलेटेड मंत्री? नहीं पता ना, यही हाल है पूरे कांग्रेस का। अब इनका म्यूट कीजिएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं, बढ़ के नहीं है ना, पता कहां से रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, स्पष्ट रूप से एक बार पूछिएगा, समझने की आवश्यकता है। 4 चीजें हैं सर, 4। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है, बदतमीज इंसान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं ऋषभ तिवारी जी, नहीं व्यक्तिगत हमले नहीं, और ना ही कोई इस तरह का नहीं। ऋषभ तिवारी जी मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा ना। नहीं, आप एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, आप उत्तेजित हो सकते हैं, वो भी उत्तेजित थे, लेकिन शब्दों का चयन आप दोनों लोगों से निवेदन है, आपसे भी और संदीप त्रिपाठी जी से भी। संदीप त्रिपाठी जी और ऋषभ तिवारी जी, शब्दों का चयन कृपया सोच समझ कर। मैं कहूंगा एक बार फिर से करें, एक बार फिर से शुरू करें। राहुल गांधी नहीं हूं मैं, नहीं, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ऋषभ तिवारी आप फिर से आइए, ऋषभ तिवारी शुरू से करें। राहुल गांधी नहीं हूं मैं, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, समझने की आवश्यकता है, समझिएगा। एक कहावत है, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। उसी तरह विपक्ष जब बोलेगा तो झूठ, अनर्गल, अराजकता वाली भाषा शैली ही बोलेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, डिबेट किस पे था? डिबेट था कि विधेयक के चीज पर संशोधन कीजिए, और ये मुद्दा क्या लेकर आ रहे हैं? ईडीएट, गौमूत्र। अरे आप जिसको गौमूत्र की बात कर रहे हैं वो बकायदा आईआईटी का डायरेक्टर है, अनेक उसने संशोधन किए, और इनको पता ही नहीं है, उल्टा सीधा के डेटा दे रहे हैं। गौमूत्र के रिसर्च में यह कहा गया है कि जैसे गौमूत्र निकलता है उसको अगर 1.5-2 घंटे छोड़े तो उनके अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन आते नहीं। वो रिसर्च शोध का विषय, पढ़ के नहीं आते हो अपने नेता की तरह, पढ़ो। राहुल गांधी अनपढ़ है, इसका यह मतलब नहीं देश अनपढ़ है। दूसरा बात मैं आपको कह रहा हूं, जब दही कैसे बनता है आपको पता है साहब? दही भी बैक्टीरिया से बनता है, और जो गुड एंड बैड बैक्टीरिया ये शोध का विषय होता है। मैं खुद एक रिसर्चर रहा हूं, बाकायदा कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं, कंपटीशन देके कई टेस्ट निकाले हैं, और इंजीनियरिंग में मैंने अच्छे नंबर से पास किए, तो हमें ना समझाएं बैठ के सड़क छाप लो। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा अगर ये कह दे जवाब नहीं है तो दांत तो निकालेंगे ना, तरबूज का के मुंह से लगाने को प्रवक्ता नहीं बन जाता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं एक बात स्पष्ट रूप से साहब, कि जो गोली की बात आ रही है, मेरा ये कहना है जो देश को जलाने का प्रयास करेगा उसको वही टांग देना चाहिए। कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। जो संसद को जलाने का प्रयास करेगा वही ठोक देना चाहिए। भाई बता दीजिए इनको विधेयक में क्या है, जो घुसेंगे बहुत देर से चल रहा है संदीप जी, विधेयक में क्या है? दंगलियों के खिलाफ खड़ी है। उस विधेयक में क्या है बिना मुझे? और एक बात आपको मैं इंपॉर्टेंट, देखिए बीच में नहीं बोला था सर, इनके बीच में नहीं बोला था, अंट झूठ बोल के गए हैं, इनके बीच में नहीं बोला था मैं। और एक बात मैं कह रहा हूं, गोली में स्पष्ट बताता हूं, बाकायदा उस समय के अधिकारी ने प्रूफ देकर मीडिया के आगे कहा था कि हमें मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह का कॉल आया था। आज कौन सा पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हमें गृह मंत्री का कॉल आया था? कौन सा पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हमें गृह मंत्री का कॉल आया था? प्रूफ की बात करते हैं। मैं आज कहता हूं कि क्या कांग्रेस का प्रवक्ता मुझे जान से मारने की धमकी दी, प्रूफ लाइए। बोलने का मन है तो कुछ भी बोलेंगे। भगवान ने मुंह किया तो जब मतलब
दिखाएंगे? इंदिरा जी का फोन आया था लल्लू। दूसरा कहने का विषय है, इंदिरा गांधी कहने का विषय यह है कि बीच में डिस्टर्ब मत करिए संदीप जी, आपकी बारी आई तो कहिएगा ना, बीच में बोलते रहते हैं संदीप जी। बीच में बोला, इनको और कोई डिबेट में बुलाता नहीं है सर, कोई चैनल बुला लेता है तो पागल हो जाते हैं। नहीं, चलिए आप संदीप जी आप शांत यही रहिए, लक्षण आपकी बारी आएगी तो आप उनको छेड़िए, वोट नहीं आता है, बैठने दीजिए, आप बात करिए जी। दूसरा विषय यह है कि कहने का मतलब आज छात्रों की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने छात्र आंदोलन को आपातकाल के रूप में पूरे देश पे कलंकित किया हो, जिसने संविधान का गला घोटा हुआ आपातकाल लगा के मुंह दिखाने लायक है ये लोग। शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों से जाके पूछें कि गंदी गंदी गालियां एक्सेप्ट करेंगे अपने घर में, वो प्ले कार्ड एक्सेप्ट करेंगे अपने घर में कि मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो तो मुझे मां बहन की गाली दे, वैसे प्ले कार्ड निकालें और बोले घर जला दे, ये एक्सेप्ट करेंगे वो? ये एक्सेप्ट करेंगे वो? नहीं एक्सेप्ट। आपकी मां बहन की गाली आपको मंजूर है? आपके बच्चे नहीं, गालियों पे देखिए संदीप जी गालियों में मैंने कल भी परसों भी कहा था और गालियों पर मैं आज भी कह रहा हूँ संदीप जी गालियों की जहां तक बात आती है, एक मिनट ऋषभ जी एक मिनट, बेटी भी वैसे ही बोलती होगी, इनके घर के बच्चे भी वैसे बोलते होंगे। ऋषभ जी एक मिनट और संदीप जी आप भी, अब संदीप जी शांत हो जाइए थोड़ा सा। जो मैं कह रहा हूँ गालियों पे मैंने परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हमारे घर के बच्चे जो है जिनको आप लोग चिन्हित कर रहे हैं कि वो छात्र हैं, दरअसल वो छात्र हो नहीं सकते। इतनी भद्दी गालियां और जो प्लेकार्ड पर लिख कर लेकर आ रहे हैं और जो भद्दी गालियां दे रहे हैं, इसीलिए असामाजिक तत्वों की पहचान कर रही है दिल्ली पुलिस। संदीप जी, अच्छा लगता है ये ऋषभ जी सुन तो लीजिए। ऋषभ जी मैं दरअसल उन गालियों की बात पर फिर आ रहा हूं जिसको संदीप त्रिपाठी जी बार बार आप कह रहे हैं कि छात्र परेशान होंगे तो गाली देंगे। छात्र परेशान होंगे सब तो आंदोलन करेंगे, लेकिन छात्र जिस तरह से गाली दे रहे थे वो छात्र नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें असामाजिक तत्वों की बात हो रही है जिनमें 900 से ज्यादा गंभीर मुकदमे हैं, जिनमें 2900 के करीब 2870 से ज्यादा है जिनमें असामाजिक तत्व हैं। दिल्ली पुलिस उनकी पहचान कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, उसके बाद आप लोग की बातें आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी परीक्षा पे में जो पेपर लीक को लेकर के जो चर्चा थी, आखिर उसमें राजनीति क्या थी और उसके संदेश क्या थे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। ऋषभ तिवारी जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी जुड़े हैं, विनोद मिश्रा जुड़े हैं और कुमार आलोक हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी आपके पास आएंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे विमर्श का, इस पूरी या ये कहा जाए कि इस पूरी कवायद का, क्योंकि बिल पर या उस कानून पर कोई बात विपक्ष करना नहीं चाह रहा था और उसने बहुत ढेर सारी बात आंदोलन की करी, तो मैसेज क्या देना चाह रहे थे? निखिल, ये सीधे सीधे है कि ये छात्र आंदोलन था जिसको हम लोग कई दिनों से चर्चा कर चुके हैं कि ये स्वस्फूर्त एक आंदोलन था युवाओं का और जिसने उसमें अपनी भूमिका निभाई। लेकिन बहुत देर से पॉलिटिकल पार्टी को, ये जो अपोजिशन में है, उनको ये बात के पता नहीं कि उसकी बात में पहले आने से, जंतर मंतर आने पे झिझकते रहे थे। वो लोगों को कैसे लगा कि इस मूवमेंट में हमें शामिल होना चाहिए। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट के इस 10-12 घंटे की बहस में जो समाजवादी पार्टी का जो भूमिका थी और वो जो इस बिल पे अपनी बात रख रहे थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या डिम्पल यादव हो या सपा के और भी सांसद हो, तो आप सोचिए कि उनका मोटिव सिर्फ यूपी इलेक्शन ही दिख रहा था, उनके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। तो वो जो पेपर लीक की गिनती बता रहे थे, तो काश क्या इस देश के लोग भूल गए हैं सपा राज के और उत्तर प्रदेश के पेपर लीक, पेपर माफिया, यूनिवर्सिटी से लेके और सब जगह चीटिंग तक का क्या भूल गया था? क्या इस देश में 2014 के बाद ही ये पेपर लीक का मामला आया है? अभी इस देश में आप देखिए कि पिछले दिनों जब ये जंतर मंतर पे धरना हो रहा था,
उसके साथ में कम से कम पंजाब से लेके, महाराष्ट्र से लेके, आप कर्नाटक से लेके कितने स्टेट का मैं गिनाऊं, हर जगह पेपर लीक का मामला उठ रहा था। लेकिन आपने कहीं देखा कि पेपर लीक के मामले की चर्चा दिल्ली को छोड़ के आप किसी स्टेट में एक बड़ा कवर पेज पे आता हो? नहीं आया। तो ये जो अपने अपने हिस्से का आंदोलन है, तो अखिलेश यादव जो बता रहे थे जो 2024 में और 2026 में क्या फर्क पड़ जाएगा, इस बिल से होगा क्या, तो उनको ये बताने की जरूरत है कि ये फर्क क्या पड़ता है। जब एंटी चीटिंग बिल जब का अध्यादेश यूपी में पहली बार कल्याण सिंह लाए थे, तो मुलायम सिंह उसी एंटी चीटिंग कानून को हटाने के नाम पर इलेक्शन जीत गए थे। जो बच्चों को इस बात के लिए आश्वस्त किया था, संदीप त्रिपाठी उसी प्रयागराज से हैं जहां पे रिजल्ट निकलता था तो पूरे एक ही समुदाय के पूरे लिस्ट चस्पा कर दिया जाता था। संदीप त्रिपाठी कह दे कि ये झूठ है। तो अब सवाल है कि जो आपने कृत्य किया है और आप गवर्नमेंट को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कौन मानेगा बॉस? ये छात्र का आंदोलन है और संजीदगी से गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस बात को लिया कि भाई इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन तमाम सुधारों के पहल करते हुए आज लोकसभा में ये जो बिल पास हुआ है, मुझे लगता है कि देश के लाखों करोड़ों जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनको काफी संतोष हुआ होगा। जेएनजी के 32 करोड़ लोगों को संतोष हुआ होगा कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है अपनी तरफ से। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, फिर संजीदगी पर प्रश्न उठ रहे हैं खासतौर पर विपक्ष के कि आखिर भाई ठोस सुझाव क्यों नहीं दिया? अगर ये इस बिल में दिक्कत थी, आप कह रहे हैं इस बिल में कुछ नहीं था, तो आप लोग बताते कि भाई ये सारे चेंजेस लेकर के आइए, तो वो भी तो नहीं बताया। आप कह रहे हैं कि बिल में कुछ नहीं है, बिल बहुत खराब है। तो कम से कम जब अमेंडमेंट हो रहा था, अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं, तो अगर जो कोई बदलाव हो रहा था तो सार्थक होता, ये बताना चाहिए था। सर अभी मैंने आपके चैनल पर अभी जो अभद्र टिप्पणी हमारे भाई साहब थे, मैंने उनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछने की गलती कर दी। इतने नाराज हो गए कि गाली उली दे के मुझे चले, लेकिन उन्होंने लास्ट तक ये नहीं बताया कि उस विधेयक में है क्या। सच यही है कि है क्या, क्योंकि है क्या ये तो हम बहुत देर से चला रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे। क्या होना चाहिए था एक्स्ट्रा और किसका विरोध कर रहे थे, ये भी बता दीजिएगा सर जी। सर पहली बात तो पहला सुझाव है कि बार बार राहुल जी, कांग्रेस बार बार ये कहती है कि एनटीए भंग करिए। आप कोई सुन रहा है? एनटीए भंग करिए, और जो उसमें आरएसएस और संघ के लोगों को आपने बैठालकर एक एनजीओ सर इस देश का पेपर कराएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? उनकी क्या जिम्मेदारी होगी आप बताइए मुझे। मैं आपके चैनल पर इसके पहले भी बोला, पहला काम आप एनटीए भंग करिए और सरकार की नहीं एक विभाग बना दीजिए, आप एक अलग मंत्री रख दीजिए सिर्फ जो परीक्षा कराए इस देश में, और देश के युवाओं को परीक्षा निःशुल्क कराइए। पहले की सरकारों ने, मैं ये कहता हूँ, शुल्क लिया, लेकिन आज उसको 10-100 गुना बढ़ा दिया इस सरकार ने, और इस महंगाई में बढ़ा दिया। एक आप अच्छी शुरुआत कर दीजिए। पूरे देश के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे निःशुल्क होने चाहिए। दूसरा सुझाव क्या करेगी सरकार, पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथी से। तीसरा सर, मंत्री बेदीराम उत्तर प्रदेश में है, नेता सर, आप उन्हें भ्रष्टाचारी, उन्हें पेपर लीक वालों को मंत्री और विधायक बनाइएगा, और फिर आप भ्रष्टाचार और पेपर लीक से लड़ने की बात करिएगा। इससे लड़ने के पहले आप पार्टी के अंदर भी सुधार करना पड़ेगा, ताकि आप उनको संरक्षण न दीजिए। ठीक है, उस पर दूसरी पार्टी और अपनी पार्टी में चलिए आपने कुछ पॉइंट्स दिए, किसी पार्टी का विषय नहीं है। ठीक है सर, आपने कुछ पॉइंट्स दिए। मैं विनोद जी से चाहूंगा इस पर रिएक्शन दे दें बहुत जल्दी से। विनोद जी आप इस पर रिएक्शन दे दें, लेकिन अच्छा होता कि अगर ये सारे पॉइंट्स उतनी ही शिद्दत के साथ, जितना बहुत सारा जिसको कहते हैं कि कबूलवाने के बाद आप बोले हैं, अगर यही चीज पहले बोले तो शायद हमारी चर्चा किसी और में चल रहा होता। निखिल ये कहूंगा कि यही हम तो ये कह रहे हैं। चलिए त्रिपाठी जी, अगर यही पर्ची आप राहुल गांधी को भेज दिए रहते तो कम से कम पार्लियामेंट का एक बड़ा काम हो जाता पार्टी का, कि आपके इतिहास में एक नाम दर्ज हो जाता कि आपकी पार्टी के तरफ से भी कुछ सुझाव आए थे। बहरहाल अभी राज्यसभा में बाकी है, वहां ये सुझाव सब जरूर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस देश में युवाओं का एक बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी भी चिंतित है, ये दिखेगा। समय इतना ही है। मैं कुमार आलोक के पास आना चाहता था। कुमार, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपके पास फिर आगे के बुलेटिन में और अपडेट्स लेते रहेंगे। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, संदीप त्रिपाठी जी, विनोद मिश्रा जी और कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर जो पेपर लीक के दौरान और जंतर मंतर पर जो ये जो पूरा आंदोलन हुआ, इसमें जो सरकार का अपना पक्ष रहा, और इसके बाद जो
जो धरना दे रहे थे छात्र, उनका अपना पक्ष था। लेकिन सारा जो हल्ला हंगामा बरपा हुआ है वो है कि आखिर छात्रों के ऊपर हिंसा क्यों की गई, उनके पर लाठीचार्ज क्यों की गई, आंसू गैस के गोले क्यों चलाए गए। धरना प्रदर्शन में जो छात्र जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस लिए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, ये एक प्रमुख मांग है। लेकिन अब एक बात और सामने निकल कर आई है कि धरना प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि इसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए थे, जिसको कहते हैं कि भेड़ के साथ भेड़िए भी अगर घुस गए थे, मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की अब मांग हो रही है। देश की राजधानी में जंतर मंतर और संसद मार्ग के आसपास हुए कॉकरोच जनता पार्टी के हिंसक प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कानूनी पक्ष सामने रखा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 20 FIRs दर्ज की हैं। इनमें कम से कम 3 मामले हत्या के प्रयास से जुड़े हैं, जबकि 12 मामले दंगा यानी रॉयटिंग करने के आरोपों से संबंधित हैं। यह FIR 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दर्ज की गई है। 20 जुलाई को CJP के संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों से जुड़े विभिन्न मामलों में यह प्राथमिकी दर्ज की गई। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली FIR के मुताबिक संसद कूच करने के लिए भीड़ को उकसाया गया। FIR के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़काया कि ये सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे संसद भवन की ओर बढ़ें। FIR में आरोप है कि हत्या की नीयत से जानलेवा हमले की साजिश के तहत उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को चारों ओर से घेर लिया। जवानों के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उन पर पत्थर, जूते, चप्पल और धारदार वस्तुओं भी फेंकी गई और धारदार वस्तुओं से उनके ऊपर हमला किया गया। शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या करने के इरादे से उन पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और केवल आंदोलन होने मात्र से पुलिस बल प्रयोग या लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जवाबदेही तय करने और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इस बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए 2883 लोगों की पहचान की है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों और वाहनों पर हमला करने वालों में 989 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से ही गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने X हैंडल को एक शिकायत के सिलसिले में पत्र लिखा है। शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को निशाना बनाते हुए अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने पत्र में X से ऐसे पोस्ट और वीडियोस हटाने और उन्हें पोस्ट करने वाले खाता धारकों की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया, यानी कि उनके अकाउंट्स को साझा करने का अनुरोध किया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह कार्रवाई करने से लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ गया है। जो बेटा ने यहां पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर CBI के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा का कहना है कि जैसी परिस्थिति होती है पुलिस वैसे ही कार्रवाई करती है। Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face and those who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice.
और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। नीरज, सबसे पहले आपकी क्राइम रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल और उसके बाद पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा। नीरज, ये बताइए कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें पुलिस कर रही है, किस तरह से चिन्हित कर रही है, किन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, क्या ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा, क्या कार्रवाई करने का मूड है, क्या कुछ खबर निकाल कर आप लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस की 20 के करीब जो टीमें हैं वो बनी हैं, जो आइडेंटिफाई कर रही हैं कि कौन कौन से अपराधी उस पूरे प्रदर्शन के दौरान शामिल थे, क्योंकि ये तथ्य भी निकलकर सामने आया है कि इसमें आदतन अपराधी भी इसमें शामिल थे और जिनके ऊपर काफ़ी संगीन अपराध के आरोप हैं, चाहे मर्डर की बात करें, अपहरण की बात करें, पॉस्को के केस की बात करें और इसके अलावा महिलाओं के रेप की बात करें। इस तरह के जो अपराधी हैं वो छात्रों के बीच में घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि बड़े पैमाने पर किसी हिंसा को फैलाने की एक साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने इसकी पड़ताल करी है और आप देखें कि 2800 से ज़्यादा ऐसे अपराधियों की पहचान दिल्ली पुलिस ने करी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इतने दुर्दांत अपराधी छात्रों के बीच में थे, जहाँ पर नाबालिग बच्चियाँ भी थीं, महिलाएं भी थीं और युवतियाँ भी थीं, अगर उस समय कोई किसी तरह की कोई वारदात हो जाती, किसी के साथ प्रिय घटना होती, तो उस समय क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने बड़े अपराधियों में कई सारे अपराधी ऐसे थे जिनके ऊपर कई बार इस तरह के जो संगीन आरोप हैं वो लगे हैं। तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जो मुहिम है वो चालू रहेगी। और दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दिल्ली पुलिस ने इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो तमाम वीडियो मौजूद थे और इसके साथ साथ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, उसके तहत इन अपराधियों की पहचान की है। और आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये अपराधी होंगे जो बच्चों के बीच में धरना प्रदर्शन की आड़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस अपना काम करेगी। उनका कहना है कि छात्रों के ऊपर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन है वो जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने बताया कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से दूसरे जो तकनीक है उसके जरिए लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, उनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर विशेष कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और भी आपने देखा कि इस पूरी बहस के दौरान बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है। अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुना, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये भी सुनने में आया कि सीजेपी कह रही है कि अगर कार्रवाई हुई तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। तो आखिर आंदोलन की आड़ में घुसे असामाजिक तत्वों और आपराधिक तत्वों पर अगर कार्रवाई होती है, या ये जो कार्रवाई है इससे लोगों को या इससे किसे ऐतराज है और क्यों, आपको क्या लग रहा है? देखिए निखिल, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उस एफआईआर को खारिज कराने की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज कर ली है तो दिल्ली पुलिस उस एफआईआर को खुद ही फाड़ के फेंक सकती है। दिल्ली पुलिस उस एफआईआर को लेकर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट के सामने तमाम जो तथ्य हैं वो रखेगी और उसके बाद ये तय होगा कि पुलिस क्या अपने जो आरोप उस एफआईआर में लगा रही है उसको कंटिन्यू करेगी या फिर जो अदालत का आदेश है उसको मानेगी। निश्चित तौर पर इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि आप देखें कि धरना प्रदर्शन की आड़ में किसी भी जो आम जो नागरिक हैं उनकी आड़ में किसी भी अपराधी को एक तरीके से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। और दिल्ली पुलिस का ये स्पष्ट कहना है कि भले ही पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती रहे, दिल्ली पुलिस अपना काम करती रहेगी। और हमने उन दृश्यों को भी देखा है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों को लिंचिंग करने की कोशिश की गई, धारदार हथियारों से हमला करने की कोशिश की गई। 200 के करीब पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए थे। कई सारे पुलिसकर्मी जो स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी थे उनको चोटें आई थी। वो फुटेज और वो दृश्य हम लोगों ने देखे। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं करेगी। और आप देखें कि शांतिपूर्ण जो धरना है वो 20 तारीख तक था, लेकिन जो संसद मार्च है उस संसद मार्च की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन
वहाँ पर भी कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व थे जो लगातार भीड़ को उकसा रहे थे, लगातार संसद पर चढ़ाई करने की बात कर रहे थे, पुलिस पर हमला करने की बात कर रहे थे। तो उनके खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई करेगी, जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं जिन्होंने भी कानून को तोड़ा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि संत गुरु रविदास के समरसता, सामाजिक सद्भाव और समानता का संदेश कौन समाज में इस वक्त उसको लेकर आने की कोशिश में है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और इस पूरी खबर पर बातचीत करें और आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसे में गुरुओं का नमन आज किया जा रहा है। और जिसको कहते हैं कि हरि पूजे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु की पूजा आज विशेष है और ऐसे में हम आपको बताएं कि गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी ने भी एक अभियान शुरू किया है। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी का संत रविदास समरसता संकल्प अभियान। भारत की गौरवशाली परंपरा में समरसता और सामाजिक सद्भाव को लेकर संत शिरोमणि गुरु रविदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बीजेपी का आज से 20 फरवरी 2027 तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू कर रही है। अभियान की शुरुआत वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर संत गुरु रविदास की जन्मस्थली से होगा। शुभारंभ कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। अभियान के दौरान संत रविदास की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी को कलश में भरकर देश के विभिन्न राज्यों में ले जाया जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाने का संकल्प लिया है। कल 131 कलशों में रविदास जन्मस्थली की पावन मिट्टी भरकर उनका पूजन किया गया। समरसता संकल्प की यह पावन कलश यात्रा रविदास पार्क से श्री रविदास मंदिर तक आयोजित की गई। इन कलशों को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और देश के सभी 28 राज्यों में भेजा जाएगा। सभी राज्यों और जिलों से प्रतिनिधि इन कलशों को लेने के लिए रविदास जन्मस्थली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी नेता और सांसद तरुण चुग ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास के समरसता, सामाजिक समानता और जन जागरण के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना है। देश भर के 21,000 स्थानों पर कलश वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लगभग 10 सितंबर तक ये पावन मिट्टी देश के हर गांव, हर बस्ती, हर मोहल्ले, हर मंडल, हर शहर और भारत के हर कोने तक पहुंचाई जाएगी। 21 जुलाई की मध्यरात्रि को देश के 51,000 मंदिरों और विभिन्न सभाओं में और उनके समाज के मंदिरों में संत गुरु रविदास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा और संत रविदास जयंती तक चलेगी। समरसता संकल्प के इस महाअभियान को कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि समाज में ऊंच नीच और छोटे बड़े के भेदभाव के बीच समरसता को लेकर संत गुरु रविदास की वाणी और विचारों को समाज में लोकप्रिय बनाना भी समय की मांग है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर वाराणसी से जुड़े हुए हैं और जालंधर से गुरमीत जुड़े हुए। सबसे पहले आते हैं हरिकेश बहादुर, आपके पास किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत वहां से हो रही है, क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे? और लोगों के उत्साह के विषय में भी बताइए हमको। मन चंगा तो खटौती में गंगा, ये कहा करते थे संत गुरु रविदास, और उनकी अमृत वाणी किस तरह से लोगों में उसका प्रसार करने की तैयारी है? के लिए जो है उनमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अध्यक्ष अब आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय आपके साथ में बहुत ऑडियो बहुत शोर है हरिकेश, आपके पास हम इसके बाद आएंगे, थोड़ा उसको कंट्रोल करने की आप कोशिश करेंगे, हम ऑडियो सेट करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल गुरमीत के पास चलेंगे, जालंधर में जो हमारे इंतजार में वहां खड़े हुए हैं। गुरमीत, क्या जानकारी आप देंगे, किस तरह का उत्साह इस विशेष अवसर पर वहां देखा जा रहा है और किस तरह से कार्यक्रम चलेगा? जालंधर जिसका एक विशेष महत्व भी है जब हम संत गुरु रविदास की बात करते हैं और उनके अनुयायियों की बात करते हैं। देखिए निखिल, संत गुरु रविदास जी का जब 649वां प्रकाश पर्व था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डेरा सचखंड बल्ला में जालंधर में पहुंचे थे, और अब 650वां प्रकाश दिहाड़ा है जिसे मनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर में जो है बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, और उसी क्रम में जो है ये जो यात्रा है वो शुरू की गई है। अब इसमें बेसिकली क्या है, यदि हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब की बात करें तो 29 जुलाई को श्री गुरु रविदास महाराज जो समरसता दीप महोत्सव जो है पूरे पंजाब भर में चलाया जाएगा, जितने भी रविदास मंदिर हैं। और ऐसा नहीं है, पंजाब डेरों की धरती है, मंदिरों की, गुरुद्वारों की धरती है, तो यहां पर तकरीबन माना जाता है श्री गुरु रविदास जी से ही जुड़े हुए तकरीबन 250 धार्मिक स्थान मौजूद हैं। तो वहां पर जो है दीपोत्सव किया जा रहा है, और इसके साथ ही भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके साथ ही लंगर का जो है वो आज जो है वो इंतजाम किया गया। इसके साथ ही 29 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक कलश वंदन जो आप अभी बता रहे थे वो वाराणसी से शुरू होकर वो कलश जो है देश भर में पहुंचेगा। पंजाब में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग जिलों में ले जाया जाएगा। वहां पर जो रविदास मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर ले जाया जाएगा। और इस कलश यात्रा में बेसिकली एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो समानता का संदेश, समरसता का संदेश, सामाजिक एकता का जो संदेश जो गुरु रविदास जी ने उस समय दिया था वो आज भी जमीनी स्तर पर मौजूद है, और खुद सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर हर व्यक्ति जो है समाज का वो इसे सही मानता है और इसको फॉलो करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही संत संपर्क अभियान जो कि काफी महत्वपूर्ण है वो भी आज ही के दिन शुरू हुआ है, और 31 अगस्त तक जो है बीजेपी द्वारा ये बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि तकरीबन आप माना जाए, अगर इन जनरल देखा जाए तो 250 के करीब धार्मिक स्थान है जो संत गुरु रविदास जी से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर जाकर जितने भी संत हैं, और खास तौर पर संत निरंजन दास जी जो डेरा सचखंड बल्ला में बैठते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास पहुंचे थे जो इस समय गद्दी नशीन हैं। तो उनके पास जाकर भाजपा के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आशीर्वाद लेंगे और जो है आगे का रास्ता दिखाने के लिए जो है उनको प्रेरित करने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही जो समरसता यात्रा है वो 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगी, जो कि जलंधर से ही शुरू होगी। जलंधर से वाराणसी, सीर गोवर्धनपुर, जो कि सीधे तौर पर समानता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देगी जो संत गुरु रविदास जी ने दिया था। और 26 नवंबर 2026 से लेकर 15 जनवरी 2027 तक श्री गुरु रविदास विद्यार्थी हॉस्टल संपर्क अभियान चलाया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हॉस्टल हैं जो कि जगह जगह पर एस्टेब्लिश किए गए, खास तौर पर यदि पंजाब की बात की जाए तो दोआबा रीजन में 23 विधानसभा क्षेत्र हैं, और इस 23 विधानसभा क्षेत्रों में ये विद्यार्थी हॉस्टल भी काफी बड़े स्तर पर मौजूद हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो वहां पर जो है संपर्क अभियान चलाया जाएगा। और यदि पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो इन 23 विधानसभा क्षेत्रों में 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें दलित समुदाय का काफी बड़ा जो है मेजॉरिटी माना जाता है, और पॉलिटिकल जो है उनकी एक पावर मानी जाती है इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में। और दूसरी तरफ एक बीजेपी ने कोर कमेटी का गठन किया है जिसमें अविनाश चंद्र
जो कि साबका विधायक है, शीतल अंगुराल, रवि इंदर कहलो, ऐसा लादर से लेकर एक बड़ी कमेटी बनाई गई है जो कि ये देखेगी कि ये जो समरसता अभियान है वो पंजाब से लेकर वाराणसी तक बहुत ही एक स्मूथ फंक्शनिंग इसकी हो, बहुत अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पर इसका मैसेज जाए। अब जो संत गुरु रविदास जी हैं, उनका यदि हम देखें तो सिख धर्म में भी काफी महत्व है, क्योंकि उनके जो श्लोक हैं, उनके जो शब्द हैं, वो गुरबाणी में भी दर्ज किए गए हैं। चाहे वो बेगमपुरा शहर को नाव से लेकर हम अपराधी नीच का जन्मे, हर घर जन्मे, अलग अलग जो शब्द हैं वो गुरबाणी में दर्ज किए गए। और इसके साथ ही यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मैसेज देखें तो वो अपने आप में साफ है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखना, दूसरा संत रविदास जी की जो जन्मस्थली है वाराणसी में, उसको डेवलप करवाना, और डेवलप इस स्तर पर करवाना क्योंकि पंजाब से जो है, जालंधर से और अलग अलग इलाकों से बड़े स्तर पर संगत जो है वाराणसी में जाती है, तो उसे एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट, रिलीजियस स्पॉट के तौर पर विकसित करना। और इसके साथ ही एक नई ट्रेन जो जालंधर से सीधे वाराणसी जाएगी उसको शुरू करना। और इसके साथ ही जो सचखंड बल्ला में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और नतमस्तक हो चुके हैं, तो एक बड़ा मैसेज जो है यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। जी, निश्चित तौर पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। और जिस तरह से हमने अपनी स्टोरी में शुरुआत पे कहा कि इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ जरूर ढूंढ सकता है, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे ड्राइव के पीछे है, लेकिन यह भी सोचना समझना होगा कि आज जब हमको समरसता और ऊंच नीच जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसका प्रसार जरूर होना चाहिए। कोई भी इसको कर रहा हो तो ये जो भी इसको कर रहा है वो जाहिर तौर पर प्रशंसा का पात्र है, और आप भी प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। बहुत धन्यवाद गुरमीत इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।